अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद आपको कहते हैं। ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएं, डॉक्टर इम्तियाज़ हसन से पूछिए। डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। और हमारे साथ हैं मिस इकरा तारिक। अस्सलाम वालेकुम मिस, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं। नाजरीन, प्रोग्राम में जैसे कि आप जानते हैं हम डायबिटीज़ के मुतालिक बात करते हैं और डॉक्टर इम्तियाज़ हसन अपने वसी तजुर्बे से हमें मुस्तफ़ीद करते हैं। और डॉक्टर साहब, एक सवाल हमें इनबॉक्स में आया है और सवाल की नौइयत ये है कि मुझे 10 साल से ज़ियाबीतस है, इंसुलिन और गोलियां ले रहा हूँ, दोनों चीज़ें ले रही हूँ। HbA1c इनकी है 7.9%। कुछ अर्सा से पैदल चलते और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस चढ़ जाता है और सीने में घुटन महसूस होती है और ठंडे पसीने भी आते हैं। वज़न मेरा कद के तनासुब से ज़्यादा है। प्लीज़ बताएं मैं किसको चेक करवाऊं और क्या इलाज मुमकिन है। ये अहमद शाह हैं रहीम यार ख़ान से। अहमद शाह साहब का जो मसला है ये एक बड़ा कॉमन मसला है जो अक्सर डायबिटिक पेशेंट को हमें दरपेश आता है, क्योंकि डायबिटीज़ को हम कॉर्नरी डिजीज़ इक्विवेलेंट कहते हैं। कॉर्नरी डिजीज़ इक्विवेलेंट है कि डायबिटीज़ का होना और दिल की बीमारी का होना बराबर है। अगर एक पेशेंट डायबिटिक है, अगर उसको हार्ट डिजीज़ नहीं भी है तो हम उसको ऐसे ट्रीट करें और वो उसको ऐसे तसव्वुर करें कि उसको हार्ट डिजीज़ है। तो ये दोनों एक बराबर इसका स्टेटस दिया गया है। इसमें लग ऐसे रहा है कि एक तो उनको चलने से सांस चढ़ता है जी, और दूसरा ये है कि ख़ास तौर पे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस चढ़ता है जी, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने में एक्सर्शन ज़्यादा होती है और आपके जो कार्डियक डिमांड आपकी ज़्यादा होती है, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा की ज़रूरत होती है, तो वो इसको कोप नहीं कर सक रहे, तो उनको घुटन महसूस होती है और ठंडे पसीने भी। ये जो सिम्टम्स हैं, ये अलामात ऐसे लगता है ये टिपिकल एंजाइना की तकलीफ़। एंजाइना बेसिकली और हार्ट अटैक से थोड़ा सा डिफरेंट है। एंजाइना एक समझे कि दिबाचा है हार्ट डिजीज़ का, है प्रियम्बल जिसको कह सकते हैं आप, इसको प्रीफेस भी कह सकते हैं। यानी जो पेशेंट है जिनको हार्ट अटैक होना होता है उससे कुछ अर्सा पहले कुछ लोगों को या अक्सर लोगों को एंजाइना की कंप्लेंट हो सकती है। एंजाइना ये है कि जो दिल को सप्लाई करने वाली कॉर्नरी वेसल्स हैं वो पूरी तरह ब्लॉक तो नहीं होती, लेकिन उसकी तंगी हो जाती है। और दिल भी एक ऐसा ऑर्गन है जो 24 घंटे 365 डेज़ इन ईयर और पूरी ज़िंदगी बग़ैर किसी रुके, बग़ैर किसी छुट्टी किए हुए, नागा किए हुए वो काम करता है। और उसको एक इसके लिए बेपनाह ताकत, तवानाई, ऑक्सीजन और एनर्जी लेवल चाहिए होता है जी। तो उसको अपनी सप्लाई भी होती है। इसको जो दिल को सप्लाई करने वेसल्स, उनको हम कहते हैं कॉर्नी आर्टरीज़। ये 3 बड़ी आर्टरीज़ होती हैं जो दिल की मुख्तलिफ दीवारों को सप्लाई करती हैं। अगर कोई नाली इनमें से तंग हो जाए या ब्लॉक हो जाए तो इस तरह के वो दिल के उस हिस्से को, उस रीजन है उसको सप्लाई कम हो जाती है, दिल के पट्ठों में कमज़ोरी सी आ जाती है। तो दिल का जो फंक्शन है वो उतना नहीं रहता जितना उसको होना चाहिए। और इसका पता तब चलता है कि जब आप उसको टेस्ट में डालते हैं। टेस्ट क्या है कि कुछ लोग हैं वॉक ही नहीं करते, अक्सर नहीं करते, और उनको पता ही नहीं चलता उनको हार्ट डिजीज़ हो रही है, लेकिन उनको पता जब ये चलता है, जो चलते हैं तो उनको सांस चढ़ता है या सीने में घुटन होती है। लेकिन जो रेगुलर वॉक करते हैं या जो करते हैं उनको ज़रा सा भी उसमें कोई डिफरेंस लगे, उनको पता चल जाता है कि ये कोई चीज़ एब नॉर्मल है। तो ये लग ऐसे रहा है कि इनका जो है कि एंजाइना की सिम्टम्स हैं, क्योंकि एंजाइना में होता ये है कि एंजाइना से खौफ होता है। एंजाइना से खौफ भी होता है, एंजाइना का खौफ भी होता है, हार्ट डिजीज़, इम्पेंडिंग हार्ट डिजीज़ भी होती है। अगर ये बढ़ता जाए, जिसको हम अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं, यूएसए भी कहते हैं अनस्टेबल एंजाइना, तो वो भी एक किस्म की हार्ट डिजीज़ की जो इनिशियल एक किस्म है। लेकिन ये खुदा न खास्ता कोई वेसल बिल्कुल मुकम्मल तौर पे किसी क्लॉट बनने से या किसी वजह से क्लॉट अनस्टेबल हो जाए, जो तंगी है पूरी ब्लॉक हो जाए, तो उतना हिस्सा दिल का वो डेड हो जाता है, जिसको हम कंप्लीट मायोकार्डियल इंफार्क्शन या कंप्लीट हार्ट अटैक कहते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट की जो मेजर कॉज उनके अंदर मोर्टेलिटी की जो सबसे बड़ी कॉज है वो हार्ट डिजीज़ ही है। उनकी ज़िंदगी को जो ख़तरा हार्ट डिजीज़ से ही होता है। तो इसमें हमें ज़रूरत इस बात की है कि इनको अपने फौरी तौर पे 3 काम करने की ज़रूरत है। एक तो अपना जो है कि फौरी तौर पर अपना ब्लड शुगर लेवल कंसल्ट करें। ये जो है HbA1c 7.5 7.8 9 बताया 9
ये काफ़ी ज़्यादा है। तो इनको अपना लेवल नीचे लाना चाहिए, इसको अच्छा कंट्रोल करना चाहिए। हालांकि इंसुलिन भी ले रहे हैं, गोलियां भी खा रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है इनको ट्रीटमेंट में कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत है, तब्दीली की ज़रूरत है, जो अपने डॉक्टर के मशवरे से करें, ताकि आप इसको भी हम अपनी डोज को एडजस्ट करवाएं। दूसरा ये है कि इसको इन्वेस्टिगेट करें हार्ट डिजीज़ के लिए। उससे मुख्तलिफ़ टेस्ट हैं, कुछ नॉन इन्वेसिव से मुराद है जो आप जैसे एक्सरे करते हैं या कुछ स्कैन्स करते हैं वो कर लेते हैं। कुछ इन्वेसिव हैं, यानी जिसमें से आपको कोई नाली या तार या कोई कैथेटर वगैरह डालना पड़ता है। नॉन इन्वेसिव में है सिंपल टेस्ट है ETT, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट किया जा सकता है कि पेशेंट को एक दौड़ा के देखते हैं मशीन पे, तो उसके जो ECG को चेक किया जाता है कि ECG में क्या तब्दीलियाँ आती हैं जब वो उस पर स्ट्रेस टेस्टिंग में जाते हैं, और हार्ट रेट में क्या फ़र्क आता है और ब्लड प्रेशर में क्या फ़र्क आता है। दूसरा स्ट्रेस थैलियम स्कैन, ये भी नॉन इन्वेसिव है। जो स्ट्रेस थैलियम स्कैन जो होता है कि ऐसा स्कैन होता है जो आपको बता देता है, वो दवाई के ज़रिए आपको हार्ट को थोड़ा सा स्ट्रेस में डालते हैं और आपके देखते हैं कौन से पट्टे उस रेडियो एक्टिव जो डाई है उसका अपटेक है वो कम है या ज़्यादा है। यानी वो अब उस पट्टों की निशानदेही होती है जो कमज़ोर होते हैं, जहाँ ऑक्सीजन पूरी तरह नहीं पहुँच रही होती, तो वो उसकी निशानदेही इस टेस्ट के ज़रिए हो जाती। तीसरा जो नॉन इन्वेसिव जो टेस्ट है जिसको हम वो करते हैं उसका है CTA। ये रिसेंटली आया है जी, CTA, जैसे CT स्कैन होता है, CT एंजियोग्राफी जिसको कहते हैं। अच्छा जी। यानी आपके दिल की वेसल्स की CT स्कैन कर दिया जाता है, जिसमें पता चलता है कि इसमें हमें कहीं तंगी तो नहीं है। ये एंजियोग्राफी की तरह का टेस्ट होता है, लेकिन इसमें क्योंकि CT स्कैन की तरह, एक्सरे की तरह होता है। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके जो खून की नालियाँ, जो कॉर्नरी आर्टरीज, उसके अंदर कैल्शियम बाज़ का डिपॉजिट होता है। अच्छा जी। तो उसको हम कैल्शियम स्कोर कहते हैं। अच्छा जी। तो कैल्शियम स्कोर का भी हमसे भी अंदाज़ा हो जाता है। अगर हम पूरी तरह नहीं करते तो किसी का कॉर्नरी आर्टरीज का कैल्शियम स्कोर कर लेते हैं। तो कैल्शियम स्कोर से भी पता चलता है कि इसमें कोई प्लाक या कोई रुकावट खून की नालियों के अंदर आ तो नहीं रही। तो ये 3 टेस्ट हैं जो नॉन इन्वेसिव हैं। ठीक हो गया। जो चौथा टेस्ट है वो इन्वेसिव है, कॉर्नरी एंजियोग्राफी, जिसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड भी कहते हैं। वो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अगर कोई डाई इंजेक्ट करते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि कौन सी नाली ब्लॉक है और कितने फ़ीसद ब्लॉक है, और उसको हम क्या उसी वक्त उसको इंटरवेंशन भी की जा सकती कि नहीं की जा सकती। आजकल ऐसी फैसिलिटी मौजूद है कि कॉर्निया एंजियोग्राफी के दौरान ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी अगर ब्लड वेसल ब्लॉक है तो उसको वहीं स्टेंट डाला जा। स्टेंट एक स्प्रिंग सा होता है जी। जो नाली को खोलते हैं। पहले हम नाली को खोलते हैं, किसी बैलून, उस जो नाली कैथेटर जो होता है जो एंजियोग्राफी में इस्तेमाल होता है, यानी वो भी खून की नालियों के ज़रिए अंदर डाला जाता है। हार्ट पे वो पहुंचता है, जब वो रुकावट वाला पॉइंट होता है तो एक बैलून को थोड़ा सा प्रेशर दे के खोल दिया जाता है, और अक्सर ये होता है कि वो वापस आ जाता है। तो उस वापसी को रोकने के लिए स्प्रिंग भी वहाँ डाल दिया जाता है, जिसको स्टेंट कहते हैं। तो ये आपका किया जाता है। अगर खुदा ना खास्ता तीनों वेसल जो मैंने बताया बड़ी सारी इन्वॉल्व हैं, ब्लॉक हैं, तो फिर डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर के मशवरे से बाईपास भी एडवाइस किया जाता है। तो बहरहाल इनको, और साथ ही साथ इनको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा जी, अपनी डाइट को सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा। ओवरवेट जैसे बता रहे हैं, वज़न को कम करें, उससे बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आता है। खून पतला रखने वाली अद्वियात अपने डॉक्टर के मशवरे से लें जी, और जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ये लिपिड्स को कंट्रोल करने की वो भी अद्वियात इनके इलाज के अंदर शामिल होनी चाहिए। बहरहाल ये इनके डॉक्टर के करने के काम है। तो बेहतर है कि कार्डियोलॉजिस्ट और जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं उनके कोलैबोरेशन के साथ चलें। आजकल तो कहते हैं जी ये डायबिटीज़ या कार्डियक डिजीज़ है, जिसको कार्डियोलॉजिस्ट भी ट्रीट करें, क्योंकि ये बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि गुफ्तगू के आगाज़ में कि ये इक्विवेलेंट है। तो हमें इसको इनको चाहिए कि इस बीमारी को बहुत मुहतात तरीके से इसको अच्छे किसी डॉक्टर की सिलेक्शन करें और अपने ये सारे टेस्ट जो मैंने बताया इसकी आउटलाइन दी है, तो अपना इलाज मुकम्मल तौर पर, क्योंकि अब ये हो रहा है, अभी मेरे ख्याल से इनका ब्लॉकेज नहीं है, अनजाना की स्टेज पे है, तो इसको इंटरवेंशन की जा सकती है और इनकी ट्रीटमेंट इनका पॉसिबल है। डॉक्टर ये जो आप फरमा रहे हैं सारा जो आपने हमें बताया है, इसमें जब इस किस्म की सूरत हाल होती है, सीने में घुटन होती है, किसी को जो है खाना खाते हैं तो जलन सी महसूस होती है, तो ऐसे मामलात में बंदे को सोचना चाहिए कि भाई ये मुमकिन हो सकता है कि वो कोई हार्ट का मसला है। अगर हार्ट डिजीज़ ना बहुत औक़ात बड़े अजीब तरीके से प्रेजेंट करती है। बाज़ औक़ात कुछ लोगों के अंदर सिर्फ उनको इंडाइजेशन सी फील होती है,
वो फील करते हैं कि उनका मैदा सही काम नहीं करता, नौजिया सा, वॉमिटिंग सी, कुछ लोगों में पेट में दर्द सी महसूस होती है, और कुछ लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं होता। डायबिटिक के अंदर एक साइलेंट मायोकार्डियल इंफार्क्शन एक एंटिटी है, यानी उन लोगों को हार्ट अटैक भी होता है लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। तो इसको बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए। तो अगर आप डायबिटिक हैं और खुदा न खासा किसी किस्म की भी सिम्टम, सांस चढ़ने की, सीने में दर्द की, एबनॉर्मल पेन जो ओरिजिनेट हो रही है, या ऐसा पेट दर्द जो ठीक नहीं हो रहा, ठीक है, और वजह नहीं समझ आती, तो आपको फौरी तौर पे डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ है अगर इसको इनिशियली अगर पकड़ लिया जाए तो आप उसको इंटरवेंशन कर सकते हैं, उसको पॉसिबली ट्रीट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये आपने फरमाया कि सीढ़ियाँ चढ़ने में सीने में घुटन हुई, पसीने से आ गए, इन लोगों में या इससे मिलती जुलती जिनको डायबिटीज़ है उनको वॉक करते हुए कोई पिंडलियों में दर्द की शिकायत और कोई जो और इस गुज़ोफ़े इस्तादगी, इस किस्म के प्रॉब्लम्स भी? बिल्कुल, जो सारे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है ये भी एक इंडिकेटर है कि नालियों के अंदर जो है वो बहाव कम हो चुका हुआ है, और हार्ट डिजीज़ की तरफ एक इंडिकेटर है। दूसरा, अगर चलते हुए और ख़ास तौर पे जब चलते हैं और चलते हुए पिंडलियों में दर्द होती है और उसके बाद आप रुक जाते हैं, फिर दर्द शुरू हो जाती है, लेग एंजाइना जिसको कहते हैं, अगर इस किस्म के सिम्टम, ये भी इसको इंडिकेट करती है कि आपको हार्ट डिजीज़ की तरफ ये इशारा करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात जो मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बात करना चाह रहा हूँ, जो स्मोकिंग और डायबिटीज़ का आपस में क्या रिलेशन है। ये डायबिटिक पेशेंट अगर स्मोकिंग करता है तो उसको हार्ट डिजीज़ का ख़तरा 400 से 600% तक है। 400? जी, और 100% नहीं है, 200 भी नहीं है, 300 भी नहीं, 400 से 600% तक, 4 to 6 टाइम्स। टिकिंग टाइम बॉम्ब। जी, इस टिकिंग टाइम बॉम्ब है जो किसी वक्त भी फट सकता है। और आमतौर पे जो हार्ट डिजीज़ है, अगर नेचुरल कोर्स उसका देखा जाए तो वो आमतौर पे 60s की डिजीज़ है मेल्स के अंदर, फीमेल्स के अंदर तो लेट 50s, या अगर ये अर्ली आ जाती है, अगर डायबिटिक हैं, डायबिटिक अगर यंग पेशेंट है, अगर स्मोकर भी है, डायबिटिक भी है, तो उनको यंग एज के अंदर हार्ट डिजीज़ होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जी डॉक्टर साहब, इन्होंने कहा है कि वज़न भी मेरा कद से ज़्यादा है जी, तो इसकी भी कोई मसला है कि वज़न अगर ज़्यादा हो तो भी ये हार्ट डिजीज़ का पेश ख़ैमा हो सकता है? जी देखिए, जो हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स में डायबिटीज़ इटसेल्फ, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, लिपिड्स का ज़्यादा होना, स्मोकिंग का फैक्टर है, और वेट का ज़्यादा। कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ अनमॉडिफाइबल। लेकिन मॉडिफाइबल है कि आप अगर मेल हैं और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज़ की, अगर यानी फैमिली में किसी फ़र्द को यंग एज के अंदर आपको हार्ट डिजीज़ हुई है तो इसका मतलब आपके अंदर फैमिली हिस्ट्री है। जो फैमिली हिस्ट्री जो है वो ऐसे पेशेंट्स को, इसको तो हम अपनी फैमिली को, अपनी जीन्स को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन स्मोकिंग बंद की जा सकती है, लिपिड्स को कंट्रोल किया जा सकता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। यानी बहुत सारे फैक्टर जो मॉडिफाइबल हैं, जिनको हम चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, सॉरी, मैं ये ज़रा एक दो फैक्टर्स में और क्लियर करा दूँ कि एक ख़ास मौजू पे बात हो रही है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से किसी के जोड़ों में अगर दर्द शुरू हो जाए तो आप लोग ख़ासतौर पर घुटनों में, तब भी आप कहते हैं चलो वॉक रोक दो, दूसरी तरफ उसको डायबिटीज़ भी है। इसी तरह से जब किसी को दिल का आर्जा लाहक हो जाता है तो वो कौन सा मकाम होता है जिस पे डॉक्टर उसको कहते हैं चलो अब आप वॉक ना करो? ऐसे है कि जो इनिशियल अगर कार्डिक अभी पेशेंट अभी ताज़ा हार्ट अटैक हुआ है, इंटरवेंशन हुई है, तो इनिशियली उसको हम एक्सट्रीम ऑफ वेदर के अंदर, यानी शदीद गर्मी और शदीद सर्दी के अंदर उसको किसी भी किस्म की एक्सरसाइज से मना करते हैं, क्योंकि आपके हार्ट को कमज़ोर है या आपके हार्ट की जो इजेक्शन फ्रैक्शन यानी हार्ट की जो कारकर्दगी है वो उस लेवल की नहीं है कि जितनी होनी चाहिए। तो हम उसमें हम एक्सटेंसिव किस्म की एक्सरसाइज, वेट बेयरिंग किस्म की एक्सरसाइज वो अवॉइड करते हैं। हम कहते हैं कि लाइट सी वॉक की जाए, लेकिन इसका दौरानिया बढ़ाते चले जाएं वक्त के साथ साथ, ग्रेजुअली इसको ना कंडीशन करें अपने आप को, बिल्कुल एकदम एक्सर्शन ना कर दें या 2-4 दिन फिर हार्ट अटैक आप दौड़ने लगानी शुरू कर दिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको अपनी एक्सरसाइज के लेवल को दोबारा, लेकिन हम मुकम्मल तौर पे मना नहीं करते अनलेस के खुदा ना खास्ता अगर किसी का हार्ट फेलियर काफ़ी एक्सटेंसिव है। हार्ट फेलियर का मतलब है कि दिल के जो पट्टे हैं वो पूरी तरह काम नहीं कर रहे। एक पंप है, एक मोटर है जो पानी, जिसका काम था पानी को तीसरी मंजिल पर पहुँचाना, अगर वो इतनी कमज़ोर है उसके नहीं चल रही तो एक पहली मंजिल पे नहीं जा रहा तो हम उस पर लोड नहीं डाल सकते।
तो इसलिए हमें थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता इसको अपना वज़न कम करें, डाइट को कंट्रोल करें, क्योंकि जितना वज़न कम होगा उतना हमें उसके हार्ट की जो कैपेसिटी है वो जो कम कारकर्दगी वाली वही काफ़ी हो जाएगी आपकी। ठीक है जी मिस। अच्छा, इसमें एक तो मेरा वॉक के ही हवाले से सवाल था, लेकिन अब इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल कि अगर कोई हार्ट पेशेंट भी है तो उसको कैसी वॉक करनी चाहिए, मतलब कि उसकी क्या रफ्तार होनी चाहिए, जैसे कि किस स्पीड से वो वॉक करे और कितनी देर उसको वॉक करनी चाहिए, क्या होना चाहिए वॉक का? वॉक उसको करे, थोड़ी से शुरू करे। वैसे जो मैं थोड़ा सा एडवाइस करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि आप पहला हफ्ता सिर्फ 5 मिनट करें और अपने आप को थकाना नहीं है। जहाँ आप फील करें कि आपको दर्द होती है, जो सांस चढ़ता है वहीं रुक जाएं 5 मिनट, अगले हफ्ते 10 मिनट पे चले जाएं, उससे अगले हफ्ते 15 मिनट पे, फिर 20 मिनट पे, ग्रेजुअली इसको बढ़ाते चले जाएं। तो हत्ता कि जब आप हाफ एन आवर पे चले जाएं, आधा घंटा तक तो आप करें। फिर उसके बाद आप आधा घंटा, फॉर एग्जांपल पहले आप आधा घंटे की वॉक में आप तकरीबन करते थे 2-2.5 किलोमीटर, आप थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा लें, ठीक है, या स्पीड बढ़ा लें, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उसको कंडीशन करें। लेकिन ये सारा काम ग्रेजुअल होना चाहिए, एकदम अपने हार्ट पे लोड ना डालें। सही। और दूसरा सवाल मेरा ये है डॉक्टर साहब आपसे कि ये जो जैसे डायबिटिक पेशेंट हैं उनको हम कहते हैं कि आपने मीठे से परहेज़ करना है और साथ ही साथ खाने में और भी कुछ चीज़ें, क्या अगर किसी को हार्ट डिजीज़ भी हो जाती है और साथ ही साथ डायबिटिक पेशेंट भी है वो, तो उसे फिर खाने में मज़ीद क्या एहतियात करने की ज़रूरत है, जैसे कि ऑयली चीज़ें, फैट्स, या क्या और क्या क्या चीज़ें? देखिए, जो सबसे बात इम्पॉर्टेंट है कि मैं ये कहता हूँ अपने पेशेंट्स को कि नेचर की तरफ चले जाएं, जो नेचर की, जो कुदरत की तरफ चले जाएं। हमें सादा ज़िंदगी पे चले जाएं। अगर दाल, सब्ज़ी, गोश्त मिकदार में, कम मिकदार में गोश्त लें, दालें लें, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और जो भी ऑयल हम यूज़ करते हैं, नमक या ऑयल यूज़ करते हैं, उसकी मिकदार अगर हम पहले मरहले में 25% कम कर दें, फिर 50% कम कर दें, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ जो हमारे घर में जो खाने बनते हैं वो दे आर फ्राइड डिशेस, टोटली फ्राइड डिशेस, उसको अवॉइड करें। हमें ग्रिल्ड चीज़ों की तरफ ज़्यादा हों, स्टीम चीज़ें ज़्यादा लें, और जो है रॉ फॉर्म में जो चीज़ें जो ली जा सकती हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप जो बात कर रहे थे तो यहाँ पे अब एक और सवाल मेरे पास आ गया है, और ये बड़ा मुख्तलिफ सवाल है। पहले तो मुझे समझ नहीं आया, मगर आपके सामने रखता हूँ। सर, कोई इंसुलिन ऐसी है मार्केट में जो 1 ईयर की कंप्लीट डोज हो, 1 ईयर की कंप्लीट डोज हो? प्लीज़ रिप्लाई सम डॉक्टर्स इंसिस्टिंग देयर पेशेंट्स टू टेक दिस ट्रीटमेंट। कोई डॉक्टर इंसिस्ट करेंगे ये ट्रीटमेंट लें? ये सर इन्होंने लिखा है, दिस इज़ दाऊद अली। देखिए, ऐसे है कि ये बिल्कुल डिसइंफॉर्मेशन आप कह सकते हैं टोटली। इनको शायद समझने में कुछ ऐसे मसला लगा है। देखिए, आप थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट करेंगे जो ऐसी कौन सी इंसुलिन होगी जो पूरे साल के लिए काफ़ी है, यानी डेपो इंसुलिन है कि जो आपके अंदर लगा दी जाए, स्लो निकलती रहे, और बॉडी को कैसे पता चले आज इसने हलवा खाया, जिसने बिरयानी खाया, और कितने यूनिट्स इसको अंदरूनी तौर पे चाहिए होंगे, ठीक है। तो ये एक लॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है। नंबर 1, जिस चीज़ की तरफ मैं थोड़ा सा इशारा मैं कर दूँ, अब जो दुनिया के अंदर जो है बहुत सारी नॉन इंसुलिन जो ट्रीटमेंट है जो इंजेक्टेबल हैं, जिसमें हमने बात भी की थी GLP-1 एगोनिस्ट की। GLP-1 एगोनिस्ट होते हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर लीराग्लुटाइड है, दिन में 1 दफ़ा लिया जाता है। अब एक ऐसी दुनिया के अंदर अवेलेबल है, पाकिस्तान के अंदर अगले साल अवेलेबल हो जाएगी, जो हफ्ते में 1 दफ़ा ली जाएगी, लॉन्ग एक्टिंग GLP-1 एगोनिस्ट। तो इससे जो है इसका ये फ़ायदा होगा कि ये इंजेक्शन हफ्ते में 1 दफ़ा लेना पड़ेगा, लेकिन ये इंसुलिन नहीं है। अच्छा, ये इंसुलिन नहीं है, ये मुतबादिल भी नहीं है, लेकिन ये एक ट्रीटमेंट की किस्म है जो इंसुलिन की तरह का ही है, लेकिन उसका मैकेनिज्म एक्शन डिफरेंट है। लेकिन इसके साथ अपनी जो गोलियां हैं वो इस्तेमाल वगैरह कर सकते हैं, या दूसरा जो कोई भी इलाज कर सकते हैं वो किया जाता है। ये हफ्ते में 1 दफ़ा वाला तो है। और कुछ इंसुलिन है जिनका ड्यूरेशन है, जैसे डेग्लोटाइड है, वो उसकी ट्रेसिबा के नाम से अवेलेबल है, वो दुनिया के अंदर वो उसका असर तकरीबन 24 से 36 घंटे तक रहता है। लेकिन ये साल से तवील 24 से 36, हाँ जी, इससे ज़्यादा नहीं है इंसुलिन का जो आपको मिल सके।
ठीक हो गया डॉक्टर साहब। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल पूछूं मैं डॉक्टर साहब से कि जैसे अभी इंसुलिन की बात हो रही थी, बिल्कुल इसी तरीके से एक जो है उन्होंने शख्स ने हमसे पूछा है कि क्या अगर मैं मीठा खाना चाहता हूँ, जिस दिन मेरा इरादा हो मीठा खाने का, तो क्या मैं अपने इंसुलिन की यूनिट्स को बढ़ा सकता हूँ, ज़्यादा लगा लूँ इंसुलिन? देखिए, जो मीठा खाना, इसमें हम पूरी तरह कदगन तो नहीं लगाते। मीठा खाना तो एक इल्लत है जिसको हम बरकरार रखते हैं। अगर हम अपने रिफ्लेक्सेस को, अपनी आदतों को ऐसे कंडीशन करें कि हमें इस तरफ रग़बत ही ना हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर वो खाना चाहता है, क्योंकि अब दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर एक रैपिड एक्टिंग इंसुलिन अवेलेबल हैं, जो जिसको लिस्प्रो के नाम से अवेलेबल है या ग्लूलिसिन के नाम से अवेलेबल है, तो जिसको आप अपने खाने के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा शॉट्स भी ले सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि जब इंसुलिन आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं तो उससे वेट गेन का भी प्रॉब्लम होता है, हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है, यानी शुगर लो भी जा सकती है। तो कभी कभार अगर ऐसे दिल करता है तो आप शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन कर सकते हैं। अब एक अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन भी FDA ने अप्रूव कर दी है, वो भी जल्द अवेलेबल होगी, जो बहुत जिसके शॉर्ट ड्यूरेशन की होगी, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, रॉकेट की तरह होगी। तो उससे हमें जो है कंट्रोल काफ़ी बेहतर मिल जाएगा। जो लोग इस किस्म की मिठाइयाँ खाना चाहते हैं, गुलाब जामुन खाना चाहते हैं, या और खीर खाना चाहते हैं, या अभी सर्दियाँ हैं तो वो गाजरों का हलवा एंजॉय करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए। लेकिन ये सारी चीज़ें देखिए, ये जो मैंने नाम लिए हैं, ये वज़न बढ़ाने वाली है। अभी हमने एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की कि दिल की बीमारी और वज़न का क्या ताल्लुक़ है, डायबिटीज़ का आपस में क्या ताल्लुक़ है। तो हमें एक जिसको हम कहते हैं कि इट इज़ जस्ट लाइक वॉकिंग ऑन द टाइट रोप, कि एक तने हुए रस्से पे बैलेंस रखते हुए ज़िंदगी गुजारने का नाम डायबिटीज़ है। डॉक्टर इम्तियाज़, मैं आपसे एक ट्रिकी सा सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए, तंबाकू नोशी, सिगरेट के मुतल्लिक आपने बड़ी ठोस वाज़े बात कर दी कि 400 से 600% ज़्यादा इम्कानात दिल की बीमारी के हो जाते हैं वो लोग जिनको डायबिटीज़ है, अगर वो तंबाकू नोशी करें। क्या इतने ही वसूख से, इतनी स्ट्रॉन्गली आप मीठा जो है, चीनी से बनी हुई चीज़ें जो हैं, ये जो हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल सरायत कर गई हैं, और कोई सेलिब्रेशन हो, कोई भी मौका हो, और हमारी ज़ुबान तरसती है उसके लिए, क्रेविंग होती है बाकायदा। अभी आपने देखी 3-4 चीज़ें कि मेरा दिल किया भाई गाजर का हलवा जाके खाऊं। तो ये कितनी हमें मुतासिर कर रही है, ये हमारे लाइफस्टाइल को, ये डायबिटिक्स को या नॉन डायबिटिक्स को, ये जो चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ें, और इसके साथ ऐड कर लीजिए मैदे की चीज़ें, ये जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गई हैं। As a diabetologist, as a consultant, I want to have your opinion on it. देखिए, सारी जो 3 चीज़ें हैं, जो चीनी है और जितनी भी सफ़ेद चीज़ें हैं ना, देखिए चीनी है आपके जी, और सफ़ेद मैदा है, नमक है, ये तीनों वाइट पॉइजन्स हैं। अच्छा, तो वाइट पॉइजन, इनकी जो भी बहुतात, इनका ज़्यादा लेना, जितना इसको कम लेवल पे रखें तो बहुत बेहतर और मुनासिब होगा। अच्छा, बहुत सारे इसमें एक लोग, आज मैं एक आर्टिकल देख रहा था, तो उसमें ये था कि वो ये कह रहे थे कि कुछ लोग इसकी पनाह लेते हैं जी कि क्या हमें डाइट ड्रिंक्स, कोला ड्रिंक्स ले लें, उसमें तो वो शुगर नहीं होती। तो मैं देख रहा, दे आर मोर हार्मफुल कंपेयर टू दीज। पक्की बात, दे परफेक्ट, ये स्टडीज़ हुई हैं, उन्होंने देखा है कि ये आपके ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन का जो मैकेनिज़्म होता है, ये उसको ख़राब कर देते हैं। यानी कहने के अंदर कुछ नहीं होता है, लेकिन ये आपकी गट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर वो चेंजेस लेके आते हैं, यानी आपका ग्लूकोज ज़्यादा एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये उतने ही हार्मफुल हैं जितने आपके नॉर्मल रेगुलर ड्रिंक्स हैं। तो इनको लेने का फ़ायदा नहीं। ये खुदा ने, बाकी जो लोगों ने इसके बारे में बातें मशहूर की, मेमोरी पे इफेक्ट डालते हैं फलां, वो से नहीं है। लेकिन ये आपके कुछ ख़ास में, उसकी हम साइंटिफिक डिटेल में का ये फोरम नहीं है जिसमें हम बात कर सकें, लेकिन ये है कि दे आर इक्वली हार्मफुल when you compare it with the regular cola drinks or the regular drinks। नॉन फोके मीठे कह लें इनको, गोली वो डाल लेते हैं हम, हाँ, चाय में डाल लेते हैं जी। तो इसका ये आपके उस ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन के मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करते हैं। यानी ये नहीं होता कि आपका, ठीक है, इनके अंदर कुछ नहीं होता, लेकिन जहाँ से ग्लूकोज जज़ब होना होता है इंटेस्टाइन में, वहाँ जाके कुछ ऐसी तब्दीलियाँ लाती है कि ग्लूकोज ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। अच्छा, चीनी से चलें, आपने बता दिया, वाइट पॉइजन आपने बता दी, मैदा भी आपने बता दिया, नमक पे भी आपने कहा, तो ये जो बाकी फलों में है, खजूर है और भी चीज़ें जो मीठी हैं मगर नेचुरल है, आपने कहा ना नेचर के
हम करीब तरीन रहें, तो उसके मुताबिक उसके देखें, उसमें जब हमने कई प्रोग्राम में हमने बात की कि जब फ्रूट्स लेते हैं या कुछ मुख्तलिफ ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, हम उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। कुछ लोग नहीं रखते, लेकिन उसमें हम बात जब करते हैं फलों के सिलसिले में पोर्शन कंट्रोल की बात करते हैं कि आप अपना साइज़ ऑफ मील, आप साइज़ ऑफ फ्रूट है उसको डिटर्मिन कर लें। अगर ये नहीं कि अगर डॉक्टर ने कहा जी आप एक सेब ले सकते हैं, आप एक बहुत बड़ा सा सेब ले लें, ठीक है, तो उसको भी हमने क्वांटिफाई किया है कि अगर आपके मुट्ठी के अंदर जितना कोई सेब आ सकता है, इतना मौसमी, कोई माल्टा या कोई किन्नो या कोई सेब जो आपकी मुट्ठी के अंदर एक आ सकता है, दिस इज़ द साइज़ ऑफ द फ्रूट जो आप ले सकते हो एक सर्विंग के तौर पे। तो दिन में 2 या 3 सर्विंग ले सकते हैं। तो असल मसला फ्रूट खाने में नहीं है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स को जेन में रखें। जो कुछ जैसे चीज़ें हैं जिनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, मिसाल आम की बहुत ज़्यादा है, खजूर की काफ़ी ज़्यादा है, केले की भी ज़्यादा है, तो ये शुगर को तेज़ी से बढ़ाते हैं। ये कम ले लें, थोड़ा ले लें खाने के साथ, और दूसरे खाने के साथ कोशिश ना करें, उसको एज ए स्नैक के तौर पे लें और एक छोटे मील के तौर पे लें तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। या अपनी एक्सरसाइज के लिए जाना है तो उस वक्त आप ये लें ताकि ये रैपिडली एब्जॉर्ब हों और आपके अंदर आपको एनर्जी लेवल मिले और आपका जो है वो जो लिवर से ग्लूकोज बनना है एक्सरसाइज के नतीजे में वो ना बने। 2 चीज़ों को डॉक्टर इम्तियाज़ हसन ने कहा, एक मैं अपने से ऐड करूँ, मुट्ठी में आप फल ले सकते हैं या फिर आप किसी का दिल मुट्ठी में ले सकते हैं, इसकी भी इजाज़त है डॉक्टर? अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इंटेस्टाइन की आपने बात की और आपने फरमाया कि ये मुतासिर करते हैं, ये जो फोके मीठे होते हैं जिनके 0 कैलोरीज भी कहते हैं, और क्या इनका नाम लेते हैं? लो कैलोरीज भी हैं, हाँ। 0 कैलोरीज भी अच्छा, हैं। डाइट के जो डाइट ड्रिंक्स हैं ये इस किस्म के हैं। डॉक्टर साहब, ये जो डायबिटिक्स होते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग, जैसे ये भी हमें आया ना 10 साल से इनको है, दिल का आपने बता दिया, इनके जो अंतड़ियाँ हैं और जो मैदा है इस पे भी कोई डायबिटीज़ के 10 साल में कोई बुरे असरात मुरतब होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि सारी नर्व्स को इन्वॉल्व करती है, न्यूरोपैथी है, ये सारे अज़ा इनको नर्व सप्लाई करते हैं। तो नर्व सिस्टम का एक हिस्सा जिसको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो हमारे दिल को, देखें दिल हमारे काबू में नहीं होता काबू में इन सेंस भी, वर्चुअल भी इन सेंस हमारे काबू में नहीं है, यानी ये इख्तियार में नहीं है, क्योंकि दिल की धड़कन हम सो भी रहे हैं, जाग भी रहे हैं, इसको बंद भी करना चाहिए, हम बंद नहीं कर सकते। सांस को भी थोड़ी देर के रोक सकते, उससे ज़्यादा तेज़ या आहिस्ता कर सकते हैं, थोड़ा सा सेमी वॉलंटरी कंट्रोल में। बाकी सारी चीज़ें, आपके इंटेस्टाइन आप उसको रोक नहीं सकते, मैदे के फंक्शन को रोक नहीं सकते, आपके अंदर बहुत सारे सिस्टम, आपके लिवर का काम कर रहा होता है, वो नहीं रोक सकते। तो बहुत सारे इनवॉलंटरी सिस्टम चल रहा होता है जो आपके सेंसेस, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो ऑटोनॉमिक जैसे बाकी पाँव पैरों की नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है। तो कुछ लोग होते हैं जिनमें ब्लड प्रेशर का ड्रॉप शुरू हो जाता है, पोस्टल ड्रॉप आता है, यानी खड़े होते हैं बीपी ड्रॉप कर जाता है, यानी डायबिटिक उनकी वेन्स की जो नर्व्स हैं वो वीक हो जाती हैं, तो जो खड़े होते हैं तो वेन्स खुल जाती हैं, वो सिस्टम जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है वो फेल हो जाता है। दूसरी जो बात होती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है कुछ लोगों के अंदर, टेकिकार्डिया जिसको हम कहते हैं, वो हो जाता है। तीसरा जो चीज़ें होती हैं कि मैदा, उसकी नर्व्स भी जब स्लो डाउन हो जाती है तो हम गैस्ट्रोप्रेसिस कहते हैं, यानी आप खाना खाते हैं, खाना काफ़ी देर स्टेयर करता है, नॉर्मली 3 से 4 घंटे में वो अपने मैदे से निकल के इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल इतना स्लो हो जाता है, उसकी मूवमेंट स्लो हो जाती है, तो खाना जो है 5-6 घंटे वो स्टे करता है, खाना हज़म नहीं होता पूरी तरह। कुछ लोगों को डायबिटिक डायरिया शुरू हो जाता है, अच्छा। ये भी हाँ किस्म होती है। कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉलंटरी सिस्टम भी वॉलंटरी सिस्टम की तरह भी ये न्यूरोपैथी का एक हिस्सा है। अच्छा, ये जो डायबिटिक डायरिया ये ज़्यादा खाने से होता है? नहीं, डायबिटिक डायरिया किसी भी वजह से हो सकता है। बाज़ लोगों को हम समझ रहे होते हैं शायद किसी दवाई का असर है, किसी वजह से है। डायबिटिक पेशेंट जब डायरिया होता है तो हम एक्सक्लूड करते हैं बाकी चीज़ों को, तो कि बाकी चीज़ों की वजह से नहीं, अगर फिर भी डायरिया होता है तो हम फिर डायबिटिक डायरिया को उसका नाम देते हैं, डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन कहते हैं, कि बाकी चीज़ों को एक्सक्लूड कर देते हैं कि वो नहीं है, तो इसकी वजह फिर के डायबिटीज़ की वजह से ये डायरिया हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और छोटा सा सवाल है। ज़हीर अब्बास साहब हैं, ये वो क्रिकेटर नहीं हो सकते, वैसे मैंने सुना था ज़हीर अब्बास जो क्रिकेटर है उनको भी शायद डायबिटीज़ है, उन्होंने बड़ी अच्छी मेंटेन की। अच्छा, आई हर्ड दिस। एनीवेज, ये ज़हीर अब्बास साहब वो नहीं है, और ये
इन्होंने भी सर एक अजीब सा सवाल किया है टाइम्स, वो मतलब लगता है मगर लोगों के सवाल होते हैं। कहते हैं कि वीकनेस आफ्टर यूरिनेशन, कैन दैट बी सिम्टम ऑफ डायबिटीज़? हो सकता है। देखें, एक्सेसिव यूरिनेशन होती है जब डायबिटीज़ कंट्रोल ना हो, तो जैसे हमने बताया कि आपका जो ग्लूकोज लेवल खून के अंदर ज़्यादा होता है। तो जब खून एक किस्म का, सादा लफ्ज़ में बता रहा हूँ, तो खून एक किस्म का, उसमें जब ग्लूकोज लेवल ज़्यादा, वो जिस्म में जहाँ जहाँ पानी होता है जी उसको खींच लेता है अच्छा अपनी तरफ। यानी जो खींचता है तो पानी की कमी होती है जिस्म के अंदर, पट्ठों के अंदर, मसल्स के जो बाकी सेल। तो जो पानी की कमी को हमें जो प्यास लगती है, राइट, जब प्यास लगती है तो हम उसको बुझाने की कोशिश करते हैं, तो पानी ज़्यादा पीते हैं। और एक तो वो पानी जिस्म का पानी हुआ होता है, एक पीने से पानी इकट्ठा वो भी हुआ होता है, तो उसकी वजह से एक्सेसिव यूरिनेशन होती है, जिसकी वजह से पानी का अखराज यूरिन के अंदर ज़्यादा होता है। जब ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली साथ नमकियात भी कुछ ना कुछ जा रहे होते हैं, तो ग्लूकोज भी जा रहा है, ग्लूकोज तो ज़ाहिर यूरिन के अंदर जा रहा होता है, उसकी वजह से ये वीकनेस फील कर सकते हैं। तो ये सच्चे हैं? सच्चे, बिल्कुल इसके सिम्टम हो सकती है। यानी कि ये डायबिटीज़ में प्यास भी ज़्यादा लग रही है, पेशाब भी ज़्यादा आ रहा है और कमज़ोरी भी हो रही है। जी, हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ऐसी दवाइयाँ भी तो आई हैं जो ये डॉक्टर्स भी शायद सजेस्ट करते हैं, जिसमें पेशाब में ज़्यादा ग्लूकोज खारिज होता है। हाँ, इसको हम SGLT2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट कहते हैं, इनहिबिटर्स कहते हैं, SGLT2 इनहिबिटर्स कहते हैं। SGS सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर इनको कहते हैं, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। यानी ग्लूकोज जो होता है नॉर्मली गुर्दे के को एक ख़ास हिस्से, जो नेफ्रॉन होता है, जो एक छाननी होती है, उसके ख़ास हिस्से में जब ये खून से ये इसके अंदर फ़िल्टर होता है, तो अल्लाह ने ऐसी कैपेसिटी रखी है, पूरे का पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, वापस आ जाता है। तो एक ख़ास हिस्से में नेफ्रॉन, नेफ्रॉन समझिए एक छोटी सी फैक्ट्री है माइक्रोस्कोपिक, जो गुर्दे को रिप्रेजेंट करती है। यानी जो फॉर एग्जांपल जब ब्लड गुजरता है गुर्दों में से जी, तो वो अपना जो ग्लूकोज, पानी वगैरह सारा उसके अंदर गुर्दे के अंदर डाल देता है। जो छाननी होती है, ये फिर जो अगर नॉर्मल गुर्दे हैं तो जो ग्लूकोज 100 का 100%, प्रोटीन 100 की 100, जो काम की चीज़ें होती है सारी वापस रीअब्जॉर्ब हो जाती है। पानी जो नहीं चाहिए मतलब यूरिया या बाकी जो चीज़ें फासद मादे हैं, जब पानी है वो उसमें एक्सक्रीट हो जाता है, यूरिन की शक्ल में निकल आता है। अच्छा, अब साइंटिस्ट ने सोचा है जहाँ से ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब होता है, उस खिड़की को, उस दरवाजे को क्यों ना बंद कर दिया जाए, ताकि अखराज खून में दोबारा ग्लूकोज ना आ सके, वो यूरिन में ही निकल जाए। अच्छा, तो उन्होंने कम हो जाएगा खून में। हाँ, तो जब वो रिसेप्टर ब्लॉक कर दिया तो आपके यूरिन के अंदर ग्लूकोज का अखराज बढ़ जाता है, राइट, ठीक है, खून के अंदर वो नहीं जाता, तो उससे क्या होता है कि आपका जो ग्लूकोज लेवल वो बेहतर हो जाता है। अच्छा, ये अद्वियात अनकरीब पाकिस्तान में अवेलेबल हो जाएंगी, ये बड़ा अच्छा इलाज है। इसमें से एक जो दवाई है जिसको हम सिंपली एम्पा कहते हैं, एम्पैग्लिफ्लोजिन कहते हैं, तो वो उसके बड़े अच्छे असरात आए हैं कि ये दिल की बीमारी के असरात, तो जो मुज़र असरात होते हैं वो उसको भी कम करती है, कार्डियक डेथ को भी कम कर सकती है। यानी इसका बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा आए हैं। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे डिहाइड्रेशन हो सकती है, कुछ लोगों के फीमेल्स के अंदर जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन एक्सेसिव ग्लूकोज की वजह से हो सकती है, तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। लेकिन बैलेंस इसको करना पड़ेगा। आप कम्बिनेशन के साथ दे सकते हैं, मेटफॉर्मिन के साथ भी दे सकते हैं, तो ये बड़ा अच्छी एक एडिशन है जो राइज होगी ये दवाई। जी, बिल्कुल FDA अप्रूव्ड है। इससे तो आपकी डायबिटीज़ भी फिर मैनेज हो जाएगी। हाँ जी, काफ़ी हद तक मैनेज होती है। और इसमें फिर एक और फ़ायदा ये भी होगा कि आप मीठा भी फिर खा सकते हैं, नहीं? मीठा तो किसी वक्त भी खा, मीठे ने कौन सा रोकना है, मीठा तो किसी वक्त भी खाया जा सकता है। ये जो मैं इनसे चीनी की बात कर रहा था पूछने की, और ये जो मैं बात कर रहा था कि इसकी भी तो कोई हद होती होगी ना, कि कितना लोड आप डाल सकते हैं कि निकाल दें, यूरिन में खारिज हो रहा है इस दवाई से जो डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, मगर कोई तो हद होगी कि भाई इतना पीछे लोड ना डाल दो। तो रिसेप्टर, उसकी एक लिमिट है, रिसेप्टर ब्लॉकर है, यानी ये देखें, ये सारी चीज़ें देखें कि इसके पीछे एक साइंटिफिक बेसिस है, ये ट्रायल में जाती हैं, फिर उसके बाद साइड इफेक्ट ऑब्जर्व किए जाते हैं। कोई दवाई इवन चलने के बाद 2-3 साल और फिर भी कोई साइड इफेक्ट है, उसको मार्केट से ले लिया जाता है। यही एक खूबी है इन अद्वियात की, जो एलोपैथिक सिस्टम की, कि इसके अंदर कंटिन्यूसली ऑडिट होता है जी। आपके अंदर जो पूरी मार्केट का ऑडिट हो, तो फिर जाके जो दवाई जो है वो उसका वो एहतसाब ज़ेरे एहतसाब रहती है।
डॉक्टर साहब मुझे इससे ना एक याद आ गया कि एक दवा आई थी मार्केट में यही डायबिटीज़ के लिए, तो वो शायद अभी भी इस्तेमाल आप लोग करते हो, मगर उसकी एक ख़ास किस्म थी जिसका ये कहा जाने लगा कि दिल के ऊपर इसके अच्छे असरात नहीं है। वो क्या था जो दिल के ऊपर अच्छे असरात नहीं थे? कोई वज़न बढ़ा भी देती थी और कुछ फ़ायदे भी थे। हाँ, इसमें हम जिसको हम TZDs कहते हैं सादा लफ्ज़ में, इस ग्रुप से ताल्लुक़ 2 दवाइयाँ थी, एक थी रोज़िग्लिटाज़ोन और एक थी पायोग्लिटाज़ोन। पायोग्लिटाज़ोन स्टिल मार्केट में है। अभी रिसेंटली 2017 में जो एक कॉन्फ्रेंस हुई है पोर्टुगल में यूरोपियन एसोसिएशन की, उसमें इसको क्लियर किया गया कि पायोग्लिटाज़ोन के बारे में भी था कि इसके मुज़र असरात ज़्यादा हैं, ये अच्छी नहीं। उन्होंने कहा कि इसका कोई ख़ास मुज़र असरात नहीं है, थोड़ा सा वेट गेन ये होता है। दूसरा जो है कि जो रोज़िग्लिटाज़ोन है उसके ज़्यादा बुरे इफ़ेक्ट थे हार्ट पे, तो उसको मार्केट उस पर वार्निंग साइन लगाए। स्टिल अवेलेबल है मार्केट में, US मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन उसको लिखता कोई नहीं अब। लेकिन दैट वाज वंडरफुल ड्रग, वो बहुत अच्छी दवा थी, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स थे वो काफ़ी मुज़र थे। दिल पे बुरे थे, पैरों का सूज जाना, वज़न का ज़्यादा हो जाना, हड्डियों को कमज़ोर कर देना, तो इस तरह के मसाइल काफ़ी ज़्यादा थे। तो ये सारी चीज़ें, तो इस वजह से उसको पे काफ़ी निगरानी की, उसको कड़ी सख्ती की गई। तो मेरे ख्याल से प्रैक्टिकली वो मार्केट में अब से गायब ही है, समझे। तो ये डॉक्टर जो होता है, फिजिशियन जो होता है, कंसल्टेंट जो होता है, ही इज़ द बेस्ट जज कि ये दवा जो है किसको कितनी चाहिए, किस वक्त चाहिए। ये जो है कि मसलन अगर ये मिस्टर A को लिख दी है उसने और उसके लिए बड़ा काम करे, तो मिस्टर B भी आके कर लो, खुद ही मिस्टर A के ये मैनू बड़ा अच्छी है मेरे लिए, हाँ, वो तुसी भी इस्तेमाल। इसमें देखें एक जो चीज़ है ना, ये जब दवाई ये रोज़िग्लिटाज़ोन जिसको अब इंडिया के नाम से अवेलेबल थी, जब ये एक्सपीरियंस हुआ और US मार्केट के अंदर इसका बड़ा एक समझे कि एक धचका लगा, तो FDA ने एक रूल बना दिया, रेगुलेशन कर दी, कानून बना दिया कि कोई भी जो दवाई जो डायबिटीज़ के लिए इस्तेमाल होगी, बनेगी, कोई भी कंपनी, कोई भी रिसर्च प्रोडक्ट जो आएगी डायबिटीज़ के, उसको कार्डियोवास्कुलर सेफ्टी ट्रायल्स में जाना पड़ेगा। वही बात, यानी ये साबित करना पड़ेगा कि ये दिल के अमराज के जो अफराद हैं, क्योंकि डायबिटीज़ दिल का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो कि यानी कि उसके दिल को नुकसान ना पहुँचाए। अगर तो कम अज़ कम फ़ायदा अगर नहीं पहुँचा सकते, नुकसान भी ना पहुँचाए, जिसको ठीक है ना, जिसको हम नॉन इन्फीरियर कहते हैं कि नॉन इन्फीरियर उसकी है। लेकिन अगर कुछ, लेकिन अब 2 अद्वियात आई हैं जो फ़ायदा पहुँचा रही हैं, जिसको हाँ 2 फ़ायदा, जैसे मैंने एम्पा की बात की और ये GLP-1 जो इंजेक्शन में है, लिराग्लुटाइड है, ये दोनों फ़ायदा पहुँचाती हैं दिल को फ़ायदा, वज़न कम करने में भी, वज़न कम करने में वज़न मदद करती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है। तो ये सारी चीज़ें, तो अब वो सारी दवाइयों को इस छननी में से गुजरना पड़ेगा, तब उस पर अप्रूवल की मुहर लगेगी। ये जो पायोग्लिटाज़ोन है, ये कोई जिगर को भी फ़ायदा दे सकती है? जिगर में जो चर्बी के जो पेशेंट होते हैं, जिसको हम फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं, उसके अंदर भी हम यूज़ करते हैं मेटफॉर्मिन के साथ, ये बड़ी अच्छी दवा है उसके अंदर। लेकिन फॉर पायोग्लिटाज़ोन आपको मरीज़ की सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, कौन सा मरीज़ है। ये नहीं कि मेरा भाई इस्तेमाल कर रहा है, ये मेरी बहन इस्तेमाल कर रही है, तो आप भी शुरू हो जाएँ, ठीक है। वो मैं कर रहा था, तो बहुत से पेशेंट आते हैं जो वो भी खा रहा था, मैं भी खा लेता हूँ। तो ये आपके डॉक्टर का फ़ैसला है, और इसमें डॉक्टर्स माशाल्लाह हमारे बड़े अब समझदार हैं, वो एक अपने आप को अप टू डेट रखते हैं। और लेकिन जो लोग पेरिफेरी पे बैठे हैं, मैं उनके लिए भी हम कहते हैं कि उनको भी बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है। वो काम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपनी सारी ज़िंदगी को एक उन्हें वक्फ़ किया उस इलाके के लिए, तो उन पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब एक और सवाल पिछली दफ़ा से आया, ये हमें कमेंट्स में आया था। सैयद अज़मत अब्बास, सादा सा सवाल है, कहते हैं व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू चेक शुगर लेवल ऑफ पेशेंट? बेस्ट टाइम तो कोई भी है, दैट आल्सो डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कि किसको किस वक्त करना। अगर तो स्टेबल कंट्रोल है तो आप दिन में 1-2 दफ़ा कर सकते हैं। अगर अनस्टेबल कंट्रोल है फिर, और या ख़ास टाइप 1 है, उसको आपको 3-4 दफ़ा भी किया जा सकता है। इसमें सिंपल एक तरीका में, अगर आप फास्टिंग चेक करते हैं ना, तो ये आपके पूरे रात का कंट्रोल बता देता है कि रात आपका कैसा गुजरा, रात खाना कैसा था पूरा। अगर आप जो रात के खाने से पहले चेक करते तो आपको दिन के कंट्रोल की सारी कैफियत बता देता है। तो इससे आपको 2 अगर सिंपल टेस्ट आप रखना तो ये कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गई, तेरी सुबह कह रही है, तेरी रात का। तो ये डॉक्टर साहब एक पिछली दफ़ा भी आपने
हमें गाइड किया। आपने कुछ पूछना है? फिर मैं एक और आप पूछने अच्छा, पिछली दफ़ा डॉक्टर साहब आपने हमें गाइड किया था, सवाल ये था, पिछली दफ़ा का बता रहा हूँ, हमें ये कैसे पता चले कि कहीं हमें शुगर तो नहीं होने जा रही, मुझे तो नहीं है लेकिन मेरे वालिद को है, मेरी उम्र 50 साल है। ये इस पे आपने हमें कुछ पैमाने बताए थे, कोई आपने स्कैनिंग, स्क्रीनिंग, सेल्फ स्क्रीनिंग, कुछ इसके आपने पैमाने वज़ा किए थे, हमें बताए थे। ये फिर से एक सवाल आया है, शिराज हसनैन कराची से हैं और अहमद अली ऐवान हैं। वो कह रहे हैं, डियर सर, यू मेंशन वेरी ब्रीफली रिगार्डिंग स्क्रीनिंग ऑफ डायबिटीज़ इन योर लास्ट प्रोग्राम, प्लीज़ एलैबोरेट इन डिटेल दी सेल्फ स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज़। पिछले हमने प्रोग्राम में ना काफ़ी थोड़ी बहुत मेरे ख्याल से हमने जाते जाते आखिरी सवाल के तौर पे उसको टच किया था। एक बकाई इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ ने एक जो इनिशिएटिव लिया कि पाकिस्तान में जो इतनी ज़्यादा डायबिटीज़ है और इसको हम अर्ली डायग्नोस करें जी, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट और अर्ली इंटरवेंशन ये बड़ा की ऑफ सक्सेस है डायबिटीज़ के मैनेजमेंट के अंदर। आप डिज़ीज़ को पहले दिन से पकड़ लें, अच्छा कंट्रोल करें, टाइट कंट्रोल करें, तो अब कैसे पकड़ें, कैसे पता कैसे चले, बर वक्त कैसे पता चले, तो उसके उन्होंने 3 पैरामीटर्स वज़ा किए हैं। पहला पैरामीटर है आपके जो है उम्र, उसको सर्टन स्कोर दिया हुआ है। अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है तो 0 स्कोर है, ओके 40 से 50 के दरमियान है तो 1 है, 1 स्कोर है, और 50 से ऊपर है तो आपका 2 स्कोर है। यानी इसका कहने का मतलब है कि जिसकी उम्र जो 50 साल से ज़्यादा है उसको डायबिटीज़ होने का खदशा, 60 से ज़्यादा ऑब्वियसली स्कोर तो वो 2 रहेगा, बढ़ेगा नहीं, तो 2 तक रहेगा। फिर जो दूसरा पैरामीटर है वो वेस्ट लाइन का ट्रीटमेंट है। वेस्ट लाइन है ये आपकी बेसिकली इनडायरेक्ट आपको ओबेसिटी को शो करता है, आपके मोटापे को, आपके वज़न को शो करता है, क्योंकि जो कमर के जो घेर है यहाँ पे जो पेट पे जो चर्बी है वो सबसे ज़्यादा इजीली डिपॉजिट होती है, जाती से मुश्किल से है, और दूसरा ये है कि ये ख़तरनाक भी सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, बेसिकली ये जो पेट पे चर्बी है ये बेसिकली कवरिंग है जो अंदर टाइम बॉम्ब है, पेट के अंदर टाइम बॉम्ब है, जो एब्डोमिनल फैट है, जो इंटरनल फैट है, जो विसरल फैट जिसको हम कहते हैं, उसका टाइम वो अज़ा जो हमारा जो अंतड़ियाँ होती है उसके साथ में एक एप्रन होता है जिसको हम ग्रेटर ओमेंटम कहते हैं, उसके अंदर चर्बी जब आ जाती है, जब हम ज़्यादा खाना खाते हैं, वज़न ज़्यादा होता है तो उस पर चर्बी आ जाती है। ये जो चर्बी है, जो एब्डोमिनल फैट है, ये रिच सोर्स ऑफ उन कंपाउंड्स का है, उन मरकबात का है, उन जहरीले मरकबात, जहरीले कहूँगा, जो हार्ट डिजीज़ का बायस बनते हैं। तो ये किस्म की आपने जो जिस बंदे का वेस्ट लाइन ज़्यादा, इसका मतलब उसने एक छोटी सी फैक्ट्री नस्ब कर ली है जो दिल के दौरे के बायस बन रही है। तो अब इसका भी उन्होंने पैमाना रखा भी आखिर कितनी तक होनी चाहिए जी। उन्होंने कहा कि अगर जो मर्द हैं तो उनकी जो वेस्ट लाइन 35.5 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सवाल पैदा होता है सख्त में आ रहा है कि मैयर कैसा कहाँ से करे, कोई जी यहाँ से कर ले, कोई यहाँ से कर ले, तो जो जहाँ नाला बांधते हैं हाँ जा कर ले, तो असल उसका ये तरीका है कि जहाँ पे बेली बटन है उस लेवल पे आप उसका मैयर करें और आप उसमें उसको मैयर करें। हर बंदा इजीली घर में मैयर कर सकता है 35.5 और फीमेल के 31.5, उनके लिए मेयार और सख्त है फीमेल्स। और आप तो ये एक है, उसके लिए अगर आपकी ये अगर है तो इसका मतलब कि आपका स्कोर इसमें अगर कम है तो 0, अगर इससे कम है तो 0, नहीं तो आप 2, ठीक है। और अगर आपकी फैमिली में शुगर है, बहन भाई को, अब्बू को, अम्मी को, तो आप 1 स्कोर है, अगर नहीं है तो 0। अच्छा, अब अगर किसी को है 1 स्कोर तो उसके वालिद या उसके बहन भाई की तरफ से 1 स्कोर आ गया, खुद को अभी नहीं हुई, मगर उसकी जो है कमर जो है वो इस वक्त 40 है, बंदा है, मर्द है, तो ये 3 हो गया उसका, हाँ जी। और उम्र उसकी जो है वो 40 से ज़्यादा है, 45 है। हाँ, तो ये आप 1 स्कोर से आ गए। हाँ, तो ये 1, 3 और 1, हाँ 4 हो गए। तो अगर आपका स्कोर 4 या 4 से ज़्यादा है तो फ़ौरन स्क्रीनिंग के लिए जाएं। इसको बहुत चांस है डायबिटीज़, बहुत ज़्यादा चांस है डायबिटीज़ होने के। तो आप उसके लिए ये कर कह सकते हैं कि आप अपनी फास्टिंग शुगर को टेस्ट करवाएं लैब से, यानी ये ग्लूकोमीटर से नहीं, जो लेबॉर्ट्री से वेन से ब्लड लेके और फास्टिंग शुगर टेस्ट कराएं। अपना टेस्ट HB1C टेस्ट किया जा सकता है। तो आप स्क्रीनिंग ज़रूरी है। अगर 1 स्कोर है,
ऑन स्कोर पे तो कोई मसला नहीं है। अगर 2 है फिर भी 4 और 4 से ऊपर मसले शुरू होते हैं, तो हमें 4 स्कोर पे हमें सोचना पड़ेगा। देखिए हमें ये चीज़ों को, ये बेसिकली बड़ा अच्छा है, इसको हम रैपिड कहते हैं, रैपिड स्क्रीनिंग। तो इससे हर बंदा अपना आइडेंटिफाई कर सकता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं कहाँ डायबिटीज़ तो नहीं ये। लेकिन ये कहते हैं इसमें खौफजदा होने की बात नहीं कि जो उसको लाजमी डायबिटीज़ होगी, लेकिन दिस इज़ द पर्सन हु इज़ एट हाई रिस्क, बच सकता है। यानी अगर जिसकी वो 36 कमर या 40 कमर है तो उसको चाहिए अपनी कमरे को कमर पे ले आए, ठीक है ना। सही बात है। तो उस बचा जा सकता है। उसमें डॉक्टर साहब एक प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को, अगर बड़ी तंग कमर हो जाए पतला, तो पूछते हैं नाला कहाँ बांधो, ये बेल्ट कहाँ बांधो। बेल्ट। अच्छा, इसमें ना बाज़ लोग के जो है ना कि अब अगर आप सिर्फ पाकिस्तान में ही नोट करें कि अगर आप सड़क पर चलना शुरू कर रहे हैं और देखें कि कितने ख़वातीन और कितने लोगों को जो उनका कमर का घेर ज़्यादा है, तो आपको ये देख के हैरानी होगी कि कितने बहुत बड़ी तादाद है लोग जो अनअवेयर हैं इस फैक्ट से कि उनका जो वेस्ट लाइन ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वेस्ट फीमेल से बिल्कुल नहीं अनअवेयर। प्रॉब्लम ये होती है ना कि जब बंदों को पैसे जो है ना गिने, यानी इतने पैसे हो जाएं कि अब उनको गिनने ना पड़े, तो फिर कैलोरीज गिननी पड़ जाती है क्योंकि वो जब एफ्लुएंस आती है तो फिर खाना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अब ये टाइम कम हो जाता है। देखिए डायबिटीज़ होना इसका मतलब है कि हार्ट डिजीज़ है, ठीक है, और बाकी मसाइल भी हैं। तो हमें जो मैं इस मुल्क के लिए हम समझते हैं इससे प्रिवेंशन इसके लिए ज़्यादा बेहतर है। प्रिवेंशन देखिए हम कोशिश करते हैं कि हम बहुत सारे दिल के हॉस्पिटल बनाएं, हर ज़िले के अंदर दिल का हॉस्पिटल हो, गुर्दे साफ़ करने वाली मशीनें हों, आँखों की बिनाई का इलाज करने वाली मशीनें हों, लेटेस्ट मशीनें हों। भाई हम ये क्यों नहीं करते, पार्क ज़्यादा बनाएं, हर रोड पे फुटपाथ बनाएं, ये तजावज़ात ख़त्म करें ताकि लोग पैदल चलें, लोगों के अंदर कैंपेन चलाएं कि पैदल चलें, ठीक, इस लोगों की सिक्योरिटी को बेहतर बनाएं ताकि वो पैदल चलने को पसंद करें। और वॉक्स जैसे होती थी, मैराथन्स क्यों नहीं होती, ठीक, तो हम ये किस कल्चर को क्यों नहीं प्रोवाइड करते। ये सस्ता भी है और लॉन्ग रन में आपको फ़ायदा भी देता है, बजाय कि आप दिल का बहुत बड़ा हॉस्पिटल अरबों रुपए की, 2 अरब का, 3 अरब का, तो आप 1 अरब रुपये 50 करोड़ ही एक ज़िले में लगा दें, तो उसके लिए हेल्थ की प्रमोशन के लिए करें। इस पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो दुनिया में दौर कम्युनिकेबल डिजीज़ इतनी नहीं है जितनी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो दिस इज़ वन ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जिसमें हमें बहुत एमरजेंसी तौर पे काम करने की ज़रूरत है। अब ये सोच लें, जो हमने ये 4 पैरामीटर बनाए हैं, तो कहाँ पे बात जा रुकती है। अभी जो प्रेवलेंस कितना इस डायबिटीज़ इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट के पास तो रिसोर्सेज नहीं है, लोगों के पास कहाँ से रिसोर्सेज आ गए। कौन अपने वो उसके घर को मजदूरी छोड़ के, कौन अपनी जॉब छोड़ के इलाज करवाएगा, फिर खुदा न खास्ता को कॉम्प्लिकेशन होती है, उसकी फैमिली इफ़ेक्ट करती है। तो इसके बहुत सारे रिपरकशंस हैं, तो हमें शुरू से इसको पकड़ना चाहिए। ये प्रोग्राम जैसे हम करते हैं, ये इसी की एक कड़ी कि हम उतनी अवेयरनेस दें कि अपने हमारे पेशेंट हैं वो इस पेशेंट ना बने, पेशेंट को बनने से रोकना है, ये हमारा मोटो होना चाहिए। मिस इकरा, अभी और कोई सवाल है? बस एक क्वेश्चन है आपसे कि डॉक्टर साहब, क्या कोई डायबिटिक पेशेंट जो है वो मल्टी विटामिन्स ले सकता है? ये बड़ा कुछ मुझे काफ़ी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। डॉक्टर साहब कोई ताकत की दवाई लिख के दें, तो ताकत की दवाई ने कहा अच्छा फिर ऐसे कीजिएगा, जब आप कल दोपहर को भूख लगेगी तो आपने खाना नहीं खाना, एक ताकत की गोली खा लेनी है, और जब रमज़ान आएगा तो सहरी पे आपको जल्दी होगा, पानी का गिलास रखना, ताकत की गोली खा लेनी और सो जाना है। तो सब ये कैसे हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता। ताकत की, मैंने कहा अगर वो ताकत की गोली होती तो फिर आपको ताकत भी आनी चाहिए थी, तो इसका मतलब वो ताकत की गोली नहीं थी। तो लोगों के अंदर एक ये प्लेसिबो इफेक्ट है दवाई का, जी मुझे ताकत की गोली दी है। हालांकि जिस विटामिन की कमी है हमारी सोसाइटी के अंदर, इस नेशन के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर है, विटामिन डी की कमी है। तो विटामिन डी को इवन ना भी चेक कराए तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग विटामिन डी की रिप्लेसमेंट जिनको चाहिए होते। मैं छोटे होते तो अक्सर जो ना घी के डब्बों पे लिखा था विटामिन ए एंड डी शामिल है लिखा होता था। अब शायद फोर्टिफाइड अब लिखते हैं, पता नहीं है, मुझे नहीं अंदाज़ा, तो लिखा होता था, फोर्टिफाइड किया होता था। तो इस विटामिन की कमी होती है डी की, उसको आप किसी दिन हम बात करेंगे इस सिलसिले में विटामिन डी के क्या क्या नुकसान हैं, उसको क्या क्या कैसे वो प्रेजेंट करता है, तो उस पर डायबिटीज़ के क्या इफ़ेक्ट हैं।
बड़ा एक लंबा टॉपिक है, लेकिन इस विटामिन बाकी और ताकत की गोली ये मिसकॉन्सेप्शन है। ठीक है। विटामिन एल की यंगस्टर्स में ज़्यादती होती है, विटामिन लव की और जो उम्र बढ़ती है और ये ख़त्म होती जाती है, ये भी एक ख़राबी है। और फिर जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया है कि दिल का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आखिर दिल वाले ही दुल्हनिया को लेकर। तो जनाब नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम वॉच करने का। ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएं, डॉक्टर इम्तियाज़ हसन से पूछिए। ये प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आते हैं डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान पे, और आज के प्रोग्राम में भी आपकी शिरकत का बहुत शुक्रिया डॉक्टर इम्तियाज़ हसन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इकरा तारिक, थैंक यू टू यू। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।